Hello and welcome all of you. You are watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal from class 12 Business Studies. In the chapter of staffing, today we'll be studying the process of staffing function. As we all know that in total in this chapter we are having approximately 6 topics, of which the first one, that is meaning and importance of staffing, we had already discussed in our first lecture video. द डिस्क्रिप्शन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स द लिंक इज गिवन. अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग देयर आर टोटल 8 स्टेप्स. टोटल 8 स्टेप्स आर देयर. फर्स्ट वन इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि हमें कितने मैन पावर की या फिर ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है. आफ्टर दैट रिक्रूटमेंट, दैट इज़ सर्च फॉर दैट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़. आफ्टर दैट सेलेक्शन, दैट इज़ जो हमने सर्च किया तो हमारे पास एप्लीकेशंस आएंगे, उसमें से हम सेलेक्ट करें बेस्ट को. आफ्टर सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उस पर्सन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से पूरी तरह से फेमिलियर करवाना. आफ्टर दैट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ऐसा नहीं है कि पर्सन के प्लेसमेंट के बाद में आपका स्टाफिंग फंक्शन कंप्लीट हो गया, नहीं, उसको कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना विद न्यू टेक्नोलॉजी. एंड डेवलपमेंट मीन्स प्रोवाइडिंग प्रमोशन चांसेस एंड ऑल. देन परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. परफॉर्मेंस अप्रेजल इज मेड to judge the actual performance, skills, capabilities of the employee, on the basis of which only we can provide the increments and training and development, promotion, etc. After that प्रमोशंस एंड करियर प्लानिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे ही हम प्रमोशन प्रोवाइड कर सकते हैं. सो प्रोवाइडिंग प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन. एंड लास्टली द 8th वन, compensation, that is the salary, remuneration and other allowances of the employees also forms the part of staffing function. तब आप यहाँ देख रहे हैं क्योंकि प्रोसेस में 8 स्टेप्स हैं. अगर मैं एक ही वीडियो में पूरा कवर करूँगा सो इट विल लिटिल बिट लेंदी वन एंड थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा. तो हम इसको कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे. आज हम फर्स्ट स्टेप इसका एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, जो फर्स्ट स्टेप है उसे डिटेल में समझेंगे. सो क्या है, इसको मैं पहले सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखी है जो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं. इसके सेंटेंस से स्टेटमेंट से आपको महसूस हो रहा है एस्टिमेटिंग, यानी कि कोई एस्टिमेट प्रिपेयर करना या कैलकुलेट करना, ये हम जज करना. ओके, क्या जज करना है, क्या कैलकुलेट करना है? मैन पावर की रिक्वायरमेंट. मैन पावर की रिक्वायरमेंट कैसे हो सकती है? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर जितने हमारे मैन पावर या फिर एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो हमारे लिए वो हार्मफुल है. अगर हमें 10 एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है और हमने 12 एम्प्लॉयज़ रिक्रूट कर रखे हैं, एम्प्लॉय कर रखे हैं, अपॉइंट कर रखे हैं, तो 2 एम्प्लॉयज़ की सैलरी हमें अननेसेसरली पेमेंट करनी पड़ रही है और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है. ऑन द सेम साइड, हमारी जहाँ 10 एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है और अगर हमने सिर्फ 7 एम्प्लॉयज़ ही अपॉइंट कर रखे हैं तो हमारा जो वर्क है वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बिकॉज ओनली इन द 7 एम्प्लॉयज़ द वर्क ऑलवेज बिकम डिलेड. तो अगर एम्प्लॉयज़ रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हैं तो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल है, अगर रिक्वायरमेंट से कम है तो भी मैनेजमेंट के लिए हार्मफुल है. और इसी वजह से एक्चुअल में हमारी रिक्वायरमेंट अराइज होती है कि हम कैलकुलेट करें कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की रियल नीड है, कितने मैन पावर की, कितने ह्यूमन रिसोर्स की हमारी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, नीड है. दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. अब देखें यहाँ क्या लिखा है. मैन पावर रिक्वायरमेंट्स इन्वॉल्व फोरकास्टिंग एंड डिटरमिनिंग फ्यूचर मैन पावर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो मेनली आप किस पे फोकस करेंगे यहाँ पे? नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स कितनी है और कब की, अभी नहीं. फ्यूचर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ की नीड होने वाली है, कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होने वाली है, इस बात को पहले डिटरमिन करना और डिटरमिन करके फोरकास्ट करना, यानी कि उसको स्पेसिफाई करना. दैट इज़ द मैन पावर रिक्वायरमेंट फंक्शन. एंड इट मेनली एम्स टू डिटरमिन द नंबर एंड द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड. अब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ तो आप आराम से समझ रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि हमें 10 एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है या 20 एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है या 50 एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है. नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, तो डिटरमिन द नंबर.
टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है किस क्वालिफिकेशन, किस स्किल, किस एक्सपीरियंस का पर्सन हमें ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करना है। अगर हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए रिक्वायर्ड है तो ऑब्वियसली विल फाइंड अ पर्सन हैविंग अ क्वालिफिकेशन ऑफ CFP। अगर हमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए रिक्वायर्ड है तो ऑब्वियसली विल फाइंड अ पर्सन हु हैविंग अ डिग्री ऑफ CA। द person required for the production department will find a person who is having a degree of CWA। तो यहाँ पे होता क्या है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ तो कैलकुलेट करना ही करना है, डिटरमिन करना है, उसके साथ साथ टाइप ऑफ एम्प्लॉय यानी कि किस क्वालिफिकेशन का, किस एक्सपीरियंस का, किस क्वालिटी का, किस इंटरेस्ट का बंदा हमें ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, वो भी हम यहाँ पे डिटरमिन करते हैं। दैट इज़ मेड बाय एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब ये जो एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट है, मेनली इट इन्वॉल्व्स टू काइंड्स ऑफ एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। बहुत ही सिंपल इजी है, कंफ्यूज होने वाली, चिंता करने वाली बात नहीं है। वर्कलोड एनालिसिस मेनली इन्वॉल्व्स डिटरमिनिंग number and type of human resources required to perform various jobs and to achieve organizational objectives। आपने प्लानिंग फंक्शन में जो ऑब्जेक्टिव सेट किए, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में आपने डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए और उन डिपार्टमेंट्स में हमने पोस्ट्स क्रिएट की। नाउ ऑन दीज टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने रिक्वायर्ड हैं वो पता करने के लिए हम लेते हैं वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड कि ऑर्गेनाइजेशन में टोटल वर्क कितना है और उस वर्क के लिए कितने एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने रिक्वायर्ड हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ये तो हो गया वर्कलोड एनालिसिस। अब सपोज किया मैंने, जब कैलकुलेट किया तो पता चला टोटल मुझे 10 एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड है। वर्कलोड एनालिसिस से मुझे पता चला द एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड इज़ 10। फाइन। तो सेकेंड स्टेप में आए वर्क फोर्स एनालिसिस। It shows the number and type of human resources available with the organization। वर्कफोर्स एनालिसिस में हम देखते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हैं और उनके क्या क्वालिफिकेशन है, किस टाइप के वो हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पता किया, अभी वर्कलोड एनालिसिस में हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट हमारी सपोज है 10 एम्प्लॉयज़ की, और जब हमने वर्कफोर्स एनालिसिस किया तो हमें पता चला हमारे पास में 3 एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो अब आप बताएं कि आपकी फर्दर मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है। ऑब्वियसली 7 की। टोटल रिक्वायरमेंट हमारी कितनी थी, टोटल रिक्वायरमेंट हमारी थी 10 एम्प्लॉयज़ की, और वर्कफोर्स एनालिसिस में हमें पता चला कि हमारे पास में 3 ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो हमें मैन पावर रिक्वायरमेंट हमारी कैलकुलेट हो जाती है, दैट इज़ 7 एम्प्लॉयज़ हमें और चाहिए। तो वर्कलोड एनालिसिस क्या बताता है आपको, वर्कलोड एनालिसिस बताता है टोटल रिक्वायरमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। और वर्क फोर्स एनालिसिस हमें क्या बताता है, वर्क फोर्स एनालिसिस हमें बताता है ऑलरेडी हमारे पास में अवेलेबल कितने हैं। और अगर हमारी रिक्वायरमेंट है 10 की, जिसमें से 3 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो हमें और कितने चाहिए, और हमें चाहिए 7 एम्प्लॉयज़। ये होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स के 2 काइंड्स ऑफ एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस विच टेल्स अस the total number and types of human resources required to perform the jobs, and workforce analysis which actually tells us the number and types of human resources already available। तो already available पता चल गया, तो अब और कितने चाहिए वो हमें पता चल जाता है। The main aim is to have right number of employees and right kind of people in the right place एंड एट द राइट टाइम। ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, एम्प्लॉयज़ कम होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो क्वालिफिकेशन उनकी है उसके अकॉर्डिंगली उनको अगर प्लेसमेंट नहीं मिलेगा तो भी सिचुएशन ठीक नहीं है। और एम्प्लॉयज़ हम रिक्रूट कर लेते हैं, सेलेक्ट अपॉइंट कर लेते हैं, लेकिन सही समय पर अगर नहीं कर पाते हैं, डिलेड हो जाता है, तो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। So the main aim is to have the right number and right kind of people in the right place and at the right time. This was the first step in the staffing function. In the next video by tomorrow, we'll discuss the next 3 steps in the staffing function, that is recruitment, selection, placement and orientation. अगर आपको कोई भी confusion, कोई query, कोई doubt आया है तो आप comment में mention करें।
और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें।